जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट है वो 8 कंप्लीट करने वाले हैं। मैथ्स का जिसमें से आपको मैथ्स का 20 महत्वपूर्ण सवाल मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, शिक्षक ने एक कक्षा में एक यूनिट टेस्ट आयोजित किया जिसमें से 30 छात्र में से 14 छात्र 80 अंक प्राप्त किए, शेष जो 16 छात्र बचे वो 65 अंक प्राप्त किए। तो औसत अंक क्या है, आपको यहाँ पे औसत अंक पता करना है। तो इसको हम दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, या आपका अगर कैलकुलेशन बढ़िया है तो इस तरह से करेंगे। जैसे 14 छात्र हैं, कितना अंक प्राप्त किया 80, तो 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से। फिर यहाँ पे जो शेष 16 छात्र बच गए हैं वो 65 अंक प्राप्त किए, और आने के बाद फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो यूनिट निकल करके आएगा, जो नंबर निकल करके आएगा, वो नंबर को क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल स्टूडेंट कितना है 30 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपका ये है कि टोटल 14 छात्र हैं जो 80 अंक प्राप्त किए हैं, बाकी का जो 16 छात्र हैं वो 65 अंक प्राप्त किए हैं। आपको क्या करना है, ये दोनों नंबर में से कोई जो 65 से ज़्यादा और 80 से कम कोई एक नंबर आपको मान लेना है। 70, 75, 78 कुछ भी आप मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इस सब का एवरेज 27 होगा। एवरेज क्या है 70 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको करना क्या है। जैसे यहाँ पे 70 अगर हम माने हैं तो पहला 70 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखो जो 14 स्टूडेंट नंबर लेकर के लाया है 80, हम मान के रखें 70, तो प्लस 10 ज़्यादा है, तो ये 10 जो निकला वो टोटल स्टूडेंट सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 14 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा, और ये क्या चीज़ में प्लस, अधिक है ना, तो अधिक को प्लस बोलेंगे। और यहाँ पर जो 16 छात्र हैं वो कितना लाया है 65 लाया है, और 70 से कितना कम है तो 5 कम है। अब क्या करेंगे, 5 कम है तो कम को माइनस से यहाँ पे दर्शा रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये 5 कम कौन लाया है, ये 16 स्टूडेंट। तो 16 को 5 से करेंगे, 16 पचे 80। अब क्या करेंगे, ये 80 माइनस, क्योंकि ये कम लाया, अब प्लस और माइनस मिलकर के माइनस होता है, 0 में से 0 8, और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कितना है 60, और ये 60 क्या चीज़ में है प्लस में। और ये 60 अब किस में बटेगा, तो ये 60 दोनों स्टूडेंट मिलाकर के कितना होता है 30, कुल स्टूडेंट 30 हो गया, तो 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, ये 2 आया क्या चीज़ में आया प्लस में आया, क्या चीज़ में प्लस में। तो माने थे यहाँ पे 70 और 2 और इसी में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 72। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 72, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार पानी की टंकी को पेंट करने की लागत की गणना कीजिए यदि पेंट करने की लागत 4.5 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं ये जो टंकी है ये क्या है, गोलाकार है, गोलाकार टंकी है। तो पेंट करना है तो इसका बाहरी आयतन को पेंट करेंगे, उतना ही पेंट करेंगे जितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जितना होगा उतना ही पेंट हमको करना। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इससे हम यहाँ पे इस फॉर्मूला में बिठा करके हम गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो 4 का 4 और पाई की जगह पे क्या रखेंगे वैल्यू, यहाँ पे दे रखा है 22/7 रखेंगे, और आर स्क्वायर, आर यहाँ पे देखिए त्रिज्या पहले से मेंशन किया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7, ये 7 से 7 कैंसिल, 7 को 4 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28, 28 को गुना कर देंगे 22 से, तो 8 दूनी 16 का 6, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 6, 6 4 10 का 0, 4 और 1 5, 506 506 ये मेरा क्या आ गया सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, जैसे देखिए एक सेंटीमीटर का लागत कितना है 4.5, तो 506 सेंटीमीटर का लागत कितना होगा, तो 506 को 4.5 से गुना कर देंगे। तो 4.5 मतलब क्या होता है 9/2, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 ही आएगा, तो 2, तो यहाँ पे करेंगे 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 तिया 6, 253, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो 9 तिया 27 का 7 हाथ में 2, 9 पचे 45, 46, 47 का 7 हाथ में 4, 9 दूनी 18 और 4 22, मतलब 2277 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, दो संख्या का महत्तम समवर्तक मतलब HCF और लघुत्तम समवर्तक मतलब LCM, दो नंबर दिया हुआ है जिसका लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक 32 और 192 है। दोनों में से एक संख्या 64 है, तो दूसरी संख्या दिया नहीं है, दूसरी संख्या निकालना है। उसके बाद दोनों संख्या का बीच अंतर ज्ञात करना है। तो जब भी आपको इसका फॉर्मूला होता है LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे देखिए LCM कितना है 192 है, HCF कितना है 32 है, पहला नंबर कितना है 64,
64 है, यहाँ से हमको दूसरा नंबर पता चल जाएगा सेकेंड। तो ये 64 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 192 32 और यहाँ पे हो जाएगा 64। ये सेकेंड नंबर मेरा यहाँ से निकल जाएगा। तो 32 दूना 64 होता है और 2 9 18, एक बच्चा 2 छक 12। तो दूसरा नंबर मेरा कितना है, तो 96। दोनों नंबर का अंतर पूछा गया था। तो पहला नंबर 64 है, दूसरा नंबर 96 है। तो 96 में 64 को कर देंगे यहाँ पे माइनस, सॉरी 96 में 64 को कर देंगे माइनस। तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 चला गया तो 3। तो क्या निकल करके आया, 32। दोनों नंबर का अंतर क्या है, 32, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल देखते हैं। एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ये मान लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज है, जो कि एक 8 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर और तीसरा 9 सेंटीमीटर है। विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस निकालने का फॉर्मूला होता है कि ए, बी और सी तीनों भुजाओं को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो पहले यहाँ पे एस निकाल लेते हैं। तो 9 प्लस 8 प्लस 5 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। तो 8 दूनी 16, 1 17, 17 और 5 8, 8 और 16 17 23, 23 है। 23 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम, ठीक है ना, विषमबाहु त्रिभुज 8 5 और 13। सॉरी 22 है ना, वही तो, ये पूरा आ जाना चाहिए। कट जाएगा कितना बार में, 11 बार में। तो एस का वैल्यू कितना आ गया, 11 आ गया, 11 आ गया। अब क्या करना है, ये फॉर्मूला में आपको बस पुट करना है अंडर रूट। यहाँ पे देखिए बिठा करके पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो एस का यहाँ पे क्या करेंगे, 11 का 11 रहने देते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एस माइनस ए। एस की जगह में 11 है, 11 में से 8 को घटा देंगे तो 8 9 10 11, 3 बचा। फिर यहाँ पे एस माइनस बी, एस कितना है 11, 11 में से 9 को घटा देंगे तो क्या बचा, 2 बचा। फिर एस माइनस सी, 11 में से 5 को घटा देंगे तो क्या बचा, 6 बचा। अब यहाँ पे देखिए जो रूट से बाहर निकलता है उसको पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो 11 का 11 रहने देते हैं और ये 3 का 3 रहने देते हैं, 2 का 2 रहने देते हैं। ये 6 को हम लिख सकते हैं, ये 6 को लिखेंगे 3 गुना 2। अब क्या होता है, अंडर रूट में जो डबल रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 ठो 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 ठो 2 है तो 1 ठो 2 क्या हो जाएगा, बाहर। अब रूट में बचा क्या, सिर्फ 11, अंडर रूट 11। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सॉरी 11 है ना, अंडर रूट। तो 3 दूनी 6, 6 रूट 11, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो बस बहुत ही ईजी सवाल था। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, एक दुकानदार निम्नलिखित 3 प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करता है, किस योजना की छूट प्रतिशत अधिकतर है। तो 3 तरह का यहाँ पे छूट दे रहा है, पहला दूसरा और तीसरा। तो किस में छूट अधिक दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए पहले 5% और 20% की 2 क्रमागत छूट देता है। जब भी क्रमागत छूट रहता है तो हम आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताते हैं कि ए माइनस प्लस बी फिर माइनस प्लस ए इंटू बी बाई 100, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। 5% का पहले छूट दिया तो छूट मतलब क्या, -5। फिर 20% का छूट, फिर छूट दे रहा है, छूट मतलब माइनस, जब भी छूट रहेगा तो माइनस लगाएंगे। 20 माइनस माइनस मिलकर के क्या बना, प्लस बना। 5 गुना 20 और नीचे क्या हो जाएगा 100। 20 50 100, 5 से 5 कैंसिल एक बार में। तो 20 और 5 25, माइनस का हो जाएगा 25 और प्लस का 1 हो जाएगा। इसको देखिए हम लोग ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। माइनस प्लस माइनस, 25 में से 1 चला गया तो 24, भी क्या चीज़ है, माइनस। माइनस क्या चीज़ को दर्शाता है, तो डिस्काउंट का। तो पहला में इसको 24% का डिस्काउंट मिल रहा है पहला ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि 6 खरीदने पर 6 सामान खरीद रहा है जिसमें से 2 उसको मुफ्त मिल रहा है। तो मुफ्त मिल कितना रहा है, 2 मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए खरीद कितना आ रहा है, 6। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में मुफ्त कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे क्या है, जो आपको मुफ्त मिल रहा है वो उसमें इंक्लूड रहता है। तो यहाँ पे आपको 6 खरीदिएगा तो 2 मुफ्त मिल रहा है, मतलब 6 हम खरीदें 100 और 2 और मिला 100, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और हमको प्रतिशत में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 2 चौके 8 और 4 से 25। तो क्या हुआ, दूसरा जो छूट है वो कितना है, 25%। दूसरा छूट 25%। और तीसरा बोल रहा है 6 खरीदने पर। 6 ठो जब हम खरीदते हैं तो हमको यहाँ पे 6 खरीदने पर 4 मुफ्त मिलता है। तो 4 मुफ्त मिल रहा है और टोटल आ रहा है कितनी मेरे पास, 6 और 4 10। इसको जब प्रतिशत में चेंज करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, 4 को 10 से तो 40। तो सबसे ज़्यादा छूट हमको किस में मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा छूट हमको तीसरा ऑप्शन में मिल रहा है, 24%, 25% और 40%। तो 40% ज़्यादा, जो किसमें, केवल 3 में। यहाँ पे पूछा देखिए कि सबसे अधिक छूट किस में मिल रहा है, तो सबसे अधिक छूट जो है वो तीसरा ऑप्शन में मिल रहा है। अगला, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 2 बराबर भाग में काटा जाता है, तो इस प्रकार
बने प्रत्येक अर्धगोले का आयतन ज्ञात करें। एक गोला है तो गोला का आयतन जितना भी है वो गोला का आयतन निकाल लेते हैं। निकालने के बाद वो आयतन को क्या किया है, दो भाग में बांट दिया है। तो पहले पता कर रहे थे कि गोला का आयतन है कितना। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे हमको यहाँ पे आर का मान दे दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। आर त्रिज्या है जो 6 सेंटीमीटर है, बस इसको बिठाना है। तो 4/3 पाई का मान कितना है, 22/7 और आर का मान कितना है, 6। 6 को क्यूब करेंगे, 6 गुना 6 गुना 6, ये 3 से 2 बार में 6 चक 36, 36 दूना 72, 72 आ गया। अब 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 चौक 88 से, 88 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1, 7 8 56 और 1 57, 6 7 और 1 5, 6 का 6 और 8, 6 6 12 और 1 13 का 3, 6 6 12 और 1 13 का 3, 5 और 1 6, तो कितना आ गया 63 36। अब क्या करेंगे, इसको ये 7 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा मेरा निकल करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो निकलेगा ये गोला का आयतन निकलेगा, गोला का आयतन। लेकिन हमको क्या करना है, वो गोला को अर्धगोला का आयतन पता करना। मतलब ये तो एक गोला को निकलेगा, गोला को क्या करेंगे, दो भाग में इसको कर देंगे, मतलब 2 से भागा दे देंगे तो वो 2 भाग में हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे बस सॉल्व कर लेते हैं। 2 से इसको काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 छक 12, 1 2 8 16। देखिए इसको काटा पीटी जितना कीजिएगा, जितना छोटा हो जाएगा उसको सॉल्व करने में उतना ही ज़्यादा आसानी होगा। तो आया कितना 31 68। बस इसको सॉल्व करेंगे, 7 का पाड़ा में 31, 4 बार में कितना हो गया 28। अगर आप तेज़ हैं, आपको अगर तुरंत इसको सॉल्व करना है तो देखिए यूनिट डिजिट कितना आया, 4 आया। और 4 यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ 1 में दिख रहा है, ये आपको टाइम बचाता है। बाकी आगे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 28 29 30 31, 3 बचा और 8, 7 7 5 35, यहाँ पे 35, 1 बच रहा है। फिर यहाँ पे 8 उतारेंगे तो 7 दूना 14, तो 4 5 2, 4 5 2। तो आपको वहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम हॉल में बस आपको यूनिट डिजिट से काम करना है। बहुत ही समय बचने वाला है आपका वहाँ पे, अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं तो। अगला सवाल देखिए, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 64% मत प्राप्त करता है और वह 4340 मतों से बहुमत निर्वाचित होता है। तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। पता नहीं कितना मत डाला गया था, लेकिन 100% था अपने आप में, वो 100% वोट डाला गया, जिसमें से जो जीता ना वो 64% वोट लेकर के आया। अगर ये 64% जीतने वाला है लाया तो हारने वाला कितना लाया, जो बचा हुआ है 100 में से अगर 64 जीतने वाला लाया तो जो बचा है वो हारने वाला दूसरा कैंडिडेट है वो लाया होगा। तो 100 में से 64 घटा देंगे तो हो जाएगा इधर 36। तो 36% हारने वाला कैंडिडेट लाया। और ये जीता है कितना, तो बोल रहा है कि ये जीता है 4340 वोट से ये जीत गया है। और यहाँ प्रतिशत में देखें तो कितना अधिक वोट लाया है, तो 64 में से 36 घटा देंगे तो 14 में से 6 गया 8, और यहाँ 5 में से 3 चला गया तो 2, 28% अधिक वोटों से जीत गया। तो यहाँ पे ये यही 28, और यहाँ पे नंबर में बोल रहा है 4340 वोट मतों से जीता है, तो यही 28% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4340। बस इसको सॉल्व करेंगे, 1% का पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 चौके 28, 7 छक 42, 7 दूनी 14, ये 4 बार में 4 एकम 4, 4 पच्चे 20 और 4 पच्चे 20, ये 1% का वैल्यू है। और टोटल माने कितना हम 100%, तो क्या करेंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 155 और ये 2 जीरो इसमें लग जाएगा। तो 15,500 वोट टोटल थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला सवाल है, सुमन 40 किलोग्राम गेहूं 12.5 रुपये प्रति किलो के दर से और 30 किलोग्राम गेहूं 14 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से खरीदता है, और पूरा मिश्रण मतलब दोनों को खरीदने के बाद मिला देता है। मिलाने के बाद इसे 5% लाभ करने के लिए प्रति किलो किस दर पर मिश्रण को बेचना चाहिए। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कि उसका कॉस्ट कितना लगा।
जैसे 40 किलोग्राम गेहूँ 12.5 रुपया की दर से खरीदता है तो कितना रुपया लग जाता है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको करेंगे 5 चौका 20 का 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हाथ में 1, 4 1 5। तो 500 रुपया लगा कब, जब 40 किलोग्राम गेहूँ 12.5 रुपये वाला खरीदता है तो। और यहाँ पे बोल रहा है कि 30 किलोग्राम गेहूँ 14 रुपये की दर से खरीद रहा है तो लगा कितना। तो 14 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 4 और ये 0 का 0 तो 4 2 420 रुपये लग रहा है। तो टोटल रुपये इसका लग कितना गया खरीदने में, तो 920 रुपये लग गया। 920 रुपये लग गया। अब इसको चाहिए प्रॉफिट कितना, 5% चाहिए। ये मेरा निकल करके क्या आया, ये मेरा CP निकल करके आया, कॉस्ट प्राइस है। और कॉस्ट प्राइस कितना रहता है 100%। अब 920 रुपया हमको चाहिए कितना, अब 5% प्रॉफिट चाहिए, 5% प्रॉफिट चाहिए। तो 100 में हम खरीदे हैं तो 5% प्रॉफिट मतलब बेचेंगे कितना 105 में, 105 में बेचेंगे तभी तो 5% का प्रॉफिट होगा। हमको 105 का वैल्यू चाहिए और ये 920 किसका दिया है तो 100 का दिया है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 से 2 चौका 8 और 2 छक 12, इधर बच गया मेरा 21 और इधर 46। तो 21 को जब 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एकम 6, 4 एकम 4, 6 दूनी 12 का 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 4 और 2 6 और 9 का 9। तो 966 रुपये में बेचेंगे तो मुझे 5% की प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है प्रति किलो कितना में बेचेंगे, जो मिश्रण है मेरा वो प्रति किलो कितना में बेचेंगे। अब मान लीजिए कि 40 किलोग्राम और 30 किलोग्राम यही तो मेरा मिला हुआ है, 40 और 30 कितना हो जाता है 70 हो जाता है। कितना हो जाता है 70। तो यही 70 किलोग्राम बेचेंगे तो प्रत्येक किलो है तो 966 रुपये में बेचना है और टोटल 70 किलो बेचना है। तो 966 को क्या करेंगे 70 से डिवाइड कर देंगे। तो कर दीजिए डिवाइड 70 से, 966। तो यहाँ पे हो जाएगा 70, एक बार में कितना जाएगा 70, ये 6 का 6 और 2, क्या ये 6 उतरेगा तो ये 3 बार में, 7 या 21 210। तो देखिए 13 आ रहा है, कितना आ रहा है 13। और देखिए यूनिट डिजिट से काम करेंगे, बाकी आपको पॉइंट से सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 13 मात्र एक में ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। बाकी अब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका समय बर्बाद होगा, यहाँ पे आप सीख नहीं रहे हैं, आपको यहाँ पे एग्जाम क्रैक करना है। अगला सवाल है 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 2:3 है। दूध और पानी के अनुपात को 1:2 बनाने के लिए पानी की मात्रा मिलाई जानी चाहिए। कितनी पानी की मात्रा मिलाई जानी चाहिए। अब देखिए 60 लीटर मिश्रण में जो मेरा मिल्क है और वाटर, 2 मिल्क है, 2x मिल्क है और 3x मेरा क्या है वाटर है, दोनों को जोड़ देते हैं 3x और 2x तो कितना होता है 5x। और यही 5x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60। तो x का वैल्यू पता करते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब x का वैल्यू कितना निकला 12। इससे हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू जब निकल गया तो हम दूध की मात्रा और पानी की मात्रा निकाल सकते हैं। तो 12 2x है, 12 को 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, मतलब 24 लीटर दूध है और 36 लीटर पानी है। अब कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात कितना हो जाना चाहिए 1:2। तो हमको पता नहीं है, जैसे मान लेते हैं मेरा ये तो देखिए मेरा 24 निकल करके आया मिल्क और 36 निकल करके आया पानी। हमको मिलाना क्या है पानी, कितना मिलाना है नहीं पता, मान लेते हैं x मिलाना है। जब x पानी मिला देते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है 1:2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये मेरा x निकल करके आएगा। और x हम क्या माने अभी हम x माने हैं पानी कि जो पानी मिलाएंगे। तो ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 तो 24 दूनी 48 इधर हो जाएगा और ये 1 36 प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 प्लस x। यूनिट डिजिट इसको एक तरफ करते हैं, 48 में से 36 तो 36 इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में। तो 8 में से 6 गया से 2, 4 में से 3 चला गया तो 1, मतलब क्या आया 12। तो पानी और कितना मिलाने 12 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाएगा। अगला सवाल है 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को बनाए रखने के लिए कार के पहिए को प्रति मिनट कितना परिक्रमा करनी होगी यदि कार
के पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए एक कार है, यहाँ पे देखिए त्रिज्या कितना दिया हुआ, सेंटीमीटर में दिया हुआ, और यहाँ पे जो मेरा स्पीड है वो क्या है, 132 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे किलोमीटर को भी क्या चीज में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। जैसे 132 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। फिर मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब यहाँ पे पूछा है प्रति मिनट, तो हमको ये घंटा में दिया हुआ, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 से भागा करेंगे। बस इसको सॉल्व करते पहले, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12 और फिर 1 6 दूनी 12, क्या आ गया 22, 3 और 1 4 0, 1 2 3 4, 2,20,000। अब यहां से हमसे पूछा गया यदि प्रति मिनट की परिक्रमा की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो यहाँ पे देखिए जो परिक्रमा उतना ही करेगा जितना इसका क्या होगा, परिमाप होगा। तो वृत्त का परिमाप, पहिया इस तरह से गोलाकार होता है, तो वृत्त का परिमाप क्या हो गया, एक वृत्त ही है तो हो जाता है 2πr, क्या होता है 2πr, ये वृत्त की परिमाप है। तो 2 का 2, पाई का मान क्या रखेंगे 22/7, और r मेरा कितना दिया हुआ है, तो r मेरा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 22 को 4 से करेंगे तो 88 हो गया इसका परिमाप। अब क्या करेंगे 22, ये 4 0 को 88 से डिवाइड करेंगे तो प्रति मिनट इसका निकल करके आ जाएगा। तो 22 चौक 88, 4 25 बार में, और ये जो 2 0 बच गया सो इधर, तो 2500 टोटल कितना हो जाएगा 2500 की, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है, यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर घटा दी जाती है और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में 21 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो पूर्व मतलब पहले आयतन की लंबाई कितनी थी। तो सबसे पहले मान लेते, देखिए ये आयत है, आयत का जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना 3 गुना है। मान लेते ये चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 3 गुना कर देंगे x को तो 3x हो जाएगा। अब पहले इसका क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है l × b, पहले इसका जो क्षेत्रफल था वो क्या था पहले का, तो 3x गुना x बराबर 3x², ये पहले का क्षेत्रफल है। अब का क्षेत्रफल कितना है, तो अब का क्षेत्रफल कितना है, अब देखिए बोल रहा है कि पहले में क्या करना है, लंबाई में 7 सेंटीमीटर घटा देना है, तो 3x पहले था, अब क्या कर रहे हैं 7 घटा दे रहे हैं, और चौड़ाई में क्या कर रहे हैं 7 का वृद्धि कर रहे हैं, तो 7 का वृद्धि कर रहे हैं, x में 7 का वृद्धि कर देंगे। अब क्या है, तो अंतर आ रहा है, क्या आ रहा है, तो बढ़ कितना रहा क्षेत्रफल 21 बढ़ जा रहा है। ये मेरा पहले आ रहा था और ये अब आ रहा है, तो पहले वाला में जो अब वाला में पहले वाला को घटा देते हैं 3x², तो घटाने के बाद जो बढ़ रहा है एक्स्ट्रा जो बढ़ जा रहा है, एक्स्ट्रा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें 7 घट रहा है और 7 बढ़ रहा है, इसके कारण मेरा क्षेत्रफल में 21 का परिवर्तन मतलब अंतर देखने को आ रहा है। बस इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण, देखिए 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना तो आपको आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² प्लस प्लस मिलकर के प्लस बनेगा, 7 तिया 21x, और फिर यहाँ पे माइनस और प्लस मिलकर के माइनस, 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x माइनस और प्लस मिलकर के माइनस 7 7 49, और इधर मेरा क्या है 3x² और यहाँ पे क्या है 21। ये 3x² और 3x² कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है। x एक साथ कैलकुलेशन होगा, प्लस और माइनस मिलकर के माइनस होगा, 21 में से 7 चला जाएगा तो 14x बचेगा, और ये मेरा 49x जो कि माइनस में है उधर इसको ले जाते हैं तो वो प्लस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब 21 में हम 49 को जोड़ देंगे तो 40 और 20 60 और 10 70 आ जाएगा। और जब यहाँ पे x का वैल्यू पता करना है हमको तो 70, ये 14 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो 70 को जब 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 × 5 = 70, x का वैल्यू क्या निकल करके आया 5 निकल करके आया। तो पहले का आयतन ज्ञात करना है, तो पहले का आयतन मेरा कितना था 3x और यहाँ पे x, तो 3 के जगह में 3 रहेगा और x के जगह में कितना आ गया 5, तो 3 × 5 = 15 था, 3x था ना पहले इसकी लंबाई, तो x को 15, ये कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल देखते हैं, बस इसको सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करना है। तो सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे देखिए है सॉल्व करना है,
तो इसको सॉल्व करते हैं तो 4 में से 2 चला गया, कितना बचा 2, और 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12। यहाँ पे माइनस है, और यहाँ देखो 4 को जब 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, और 2 से भागा करेंगे तो 8 को जब 2 से भागा करेंगे तो 4 आएगा। ओवरऑल ये आया कितना, 8 में से 4 चला गया तो 4। अब ये डिनोमिनेटर को देख लेते हैं, तो 3 दूना कितना हो गया 6। अब यहाँ पे माइनस का माइनस, 4 को जब डिवाइड करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 2 आएगा, और 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 4, और 6 में से 4 चला जाएगा, सॉरी 12 में से 4 गया तो यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पे 6 में से 4 चला गया तो 2, और 2 का टेबल में 8 कितना बार में 4 बार में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मोहन की वर्तमान आयु और रोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 10 वर्ष के बाद रोहन और मोहन की आयु का अंतर 12 वर्ष होगा, तो मोहन और रोहन की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। जो रोहन है इसका आयु कितना दिया हुआ है 13x, और जो मोहन है उसका आयु कितना है 17x। 10 वर्ष के बाद अगर 10 वर्ष रोहन में वृद्धि होगा तो 10 वर्ष मोहन में भी तो वृद्धि होगा। कह रहा है 10 वर्ष के बाद रोहन और मोहन के आयु में अंतर कितना है 12 वर्ष है। तो मोहन का जो आयु है वो 17x है, 17x प्लस 10 वर्ष के बाद, और रोहन का जो आयु है वो है 13x प्लस 10, और दोनों का आयु में अंतर कितना है 12 वर्ष है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो इधर हो जाएगा 17x प्लस 10, और ये प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 13x और माइनस 10, और इधर कितना है 12। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे 17x में से 13x चला गया तो 4x, और ये 10x यहाँ पे 10 प्लस में और 10 यहाँ पे माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचा क्या मेरा 12 x का। तो x का मान निकालने के लिए 4 तिया 12, तो x का वैल्यू कितना निकल करके आया 3 निकल करके आया। सवाल क्या पूछा गया, तो वर्तमान में रोहन और मोहन का आयु का योग, तो रोहन और मोहन के आयु का योग जोड़ते हैं तो 13, क्या करेंगे इसको रेशियो को सिंपल जोड़ देंगे, तो 13 और 17 को जोड़ते हैं, 13 और 17 तो आता है 30 आ गया, और x का वैल्यू कितना है 3, तो 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 तिया 90, तो आयु का योग कितना आ गया 90, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 50,000 की राशि पर 6% प्रति वर्ष के दर से 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए अर्धवार्षिक मतलब साल में 2 बार ब्याज लगने वाला है, तो जो ब्याज का दर है वो भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। जैसे 1 वर्ष में अगर ब्याज 6% लग रहा है तो हाफ ईयरली कितना लगेगा 3%, लेकिन यहाँ पे 2 साल में तो अगर हाफ ईयरली लगेगा तो 2 साल में टोटल 4 बार इसको ब्याज देना पड़ेगा। तो पहला साल ये पहला 6 महीना, दूसरा 6 महीना, ये तीसरा 6 महीना और ये चौथा 6 महीना। इसको हम ट्री मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो 3% ब्याज लगने वाला है पहला साल, तो 50,000 का हम 3% अगर निकालें तो 3% 5 तिया 15 और ये 2 0 1500। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में आपको पता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहला साल तो 1500 रुपये लगेगा, दूसरा साल भी इसको क्या है 1500 रुपये लगेगा, तीसरा साल भी 1500 और चौथा साल भी क्या है 1500 रुपया लगने वाला है। अब यहाँ पर देखिए 1500 रुपये लगेगा। अब अगले देखिए ब्याज पर ब्याज, तो अब देखिए यहाँ पे जो ब्याज लगेगा अब ये 1500 पे ब्याज लगेगा, 1500 पे भी ब्याज लगेगा, और ये 1500 पे जो ब्याज होगा वो दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल में मिलने वाला है। तो 1500 पर ब्याज कितना लगेगा वही 3% से, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 15 तिया 45, तो 45, ये 45 और ये 45। अब देखिए अगले साल क्या होगा, तो अगले साल देखिए ये आपको जो तीसरे साल में आपको पहले साल और दूसरे साल का जो 1500 है इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। तो इस पर ब्याज देंगे तो ये 1500 पे ब्याज देंगे तो कितना होगा 45, और फिर यही 1500 पे ये देखिए ये दूसरे साल पर ब्याज देंगे तो 45, और इसमें भी क्या लगेगा 45। फिर ये चौथा साल में हमको तीसरे साल का ब्याज लगेगा, तो क्या करेंगे फिर इसका
45। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको फिर 45 का भी कितना लगने वाला है, तो 45 का भी 3% ब्याज लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपको पॉइंट में आंसर आएगा, तो यहाँ पे आपको पूछा गया निकटतम, निकटतम पूछा गया, तो ये पॉइंट वाला जब आने लगेगा ना तो उसको आपको छोड़ देना है। बस यही जो ब्याज है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, इसी को क्या करना है, काउंट कर लेना है 4 साल का। तो लगभग में जो आपको दिखेगा वो आपका आंसर होने वाला है। तो 45, 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, मतलब 6000 इधर लगने वाला है। और इधर 45 45 के बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो 45 को क्या करते हैं, 6 से गुना कर देते हैं, पता चल जाएगा कि कितना है। तो 6 25 30 के 0, हाथ में 3, 6 चौक 24 और 3 27, 270। ये 6000 में अगर हम 270 को जोड़ देते हैं, 0 7 2 और ये 6, तो मतलब 6270। तो देखिए 6200, तो ये 6200 देखिए 75 है। तो ये जो 5 एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, ये पॉइंट वाला जो आप निकलेगा तो ये 5 बढ़ेगा पॉइंट वाला। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए 6200 के आसपास, बाकी 6200 के आसपास यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो पॉइंट में आपको जब निकटतम बोले तो आप पूरा इसको सॉल्व नहीं करना है, बस लगभग में आपको बस आंसर मैच हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल देंगे। त्रिज्या क्या आता है, व्यास का आधा, तो 7 हो जाएगा। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r, जिसका वैल्यू दिया हुआ कितना, 220। 2 के जगह में 2, पाई के जगह में 22/7, ये बिठाने सबको जो है वो 2 पाई RH, ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो h का वैल्यू हमको पता चल जाएगा, और r का वैल्यू जो मेरा 7 दे रखा है, और यहाँ पे h का वैल्यू हमको निकल जाएगा ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से 220। तो ये 7 से 7 कैंसिल, ये 22 से 22 कैंसिल एक बार में, ये 2 से 10 कैंसिल 5 बार में। तो h का वैल्यू कितना निकल करके आ गया, 5। हमको पता करना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। तो पाई के जगह पे क्या रखेंगे, 22/7, और r के जगह में क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे, और h के जगह में क्या है, 5। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हाजिर है। 7 से 7 कैंसिल, 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 और 1 15 गुना करेंगे 5 से, तो 2 सती 14, 2 सती 14 और 1 0, 77 और 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल है, एक हवाई जहाज एक वर्गाकार मैदान के चारों किनारों पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 450 किलोमीटर प्रति घंटा और 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। तो मैदान के चारों ओर विमान का औसत गति ज्ञात करें। तो जब भी आपको देखिए औसत निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो पहला जो है वो कितना है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 3000 हो गया, और यहाँ पे 450 किलोमीटर प्रति घंटा और 600 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए तीनों में ये चारों में क्या है, जीरो कॉमन है, तो एक जीरो हटा देते ताकि कैलकुलेशन में आसान हो जाए। एक जीरो हटाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसका LCM ले लेते हैं, LCM ले लेते हैं 15 का टेबल में। समझ लीजिए कि अभी ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये एक एक जीरो को उड़ा देते हैं, क्योंकि जीरो सब में है तो कॉमन ले लेते हैं, बाद में जीरो बिठा देंगे। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 2 का टेबल में 2 एकम 2, 3, 2 दूना 4, 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 पचे 60 के जीरो, हाथ में 6, 6 12 6 18, 180 कितना निकल करके आया, 180। अब यहाँ पे एक जीरो जो हम सब में हटा दिए थे, अब एक जीरो यहाँ पे बिठा देंगे। तो ये मेरा क्या निकल करके आएगा, डिस्टेंस निकल के आएगा, वर्गाकार मैदान का जो दूरी है वो। अब टोटल मान लेते हैं कि जो 1800 मीटर की दूरी है वो, अगर पहला जो, अब देखते समय कितना लगने वाला है, क्योंकि एवरेज स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये मेरा एवरेज स्पीड निकल करके आता है। तो हमको यहाँ पे टाइम पता करना पड़ेगा। टाइम कैसे पता करेंगे, तो अगर 1800 मीटर की दूरी है और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे हैं तो समय पता चल जाएगा। 15 एकम 15, 16 17 18, 3 15,
दूनी 30, तो पहला जो समय है वो कितना लग रहा है, जो फर्स्ट वाला है वो 12 घंटा लग रहा है। दूसरा वही 1800 किलोमीटर की दूरी कितना 300 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 के 18। दूसरा कितना समय लग रहा है 6 घंटा। और जो तीसरा है वही 1800 किलोमीटर की दूरी अगर ये 450 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से करेगा तो 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 5 चौका 20, तो तीसरा 4 घंटा लगने वाला है। और जो चौथा है वो वही 1800 किलोमीटर की दूरी कितना 600, तो 6 0 0 6 3 18, 3 घंटा। तो टोटल समय कितना हो गया 12 6 18, 18 4 22 और 3 25, टोटल 25 घंटा लगने वाला है। तो अब देखिए अभी बताएं कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है 1800, लेकिन ये देखिए पहला जो है पहला हवाई जहाज वो 1800, फिर दूसरा 1800, तीसरा 1800 और चौथा कितना है 1800। चारों तो जा रहा है 1800 1800 1800 1800 करके, तो क्या करेंगे 1800 से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और टोटल टाइम क्या है, सबका टाइम, जैसे पहला का है 12, दूसरा का 6, तीसरा का 4 और चौथा का 3 है, टोटल टाइम कितना हो गया 25 घंटा। अब यही मेरा निकल करके आएगा एवरेज स्पीड। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो 25 25, 5 तिया 15 और 6 15 और 5 छक्का 30, ये 0, ये 5 से 5 सती 35, 5 दूनी 10, बस 72 चौक 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, मतलब 288 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल है, एक महिला अपने कुल आय का 20% घर के किराए पर और शेष आय का 75% घरेलू वस्तु पर खर्च करता है। यदि वह 600 रुपये बचाती है तो उसकी आय क्या है। जैसे महिला मान लेते हैं कि टोटल जो उसका इनकम है वो इनकम 100 है, मतलब 100 है। 20% घरेलू किराया, मतलब हाउस एक्सपेंडिचर अगर देखें घर के खर्च के लिए तो 20% करती है। और शेष आय का जो है 20% घर का रेंट देती है, हाउस रेंट। और हाउस का जो एक्सपेंडिचर है, घर का जो खर्चा है, वो क्या बोल रही है शेष आय का 75%। अब देखिए शेष कितना, अगर 100 कमा रही है जिसमें से 20 हाउस रेंट दे दी तो बचा कितना 80 ही तो बच रहा है। अब 80 जो बच रहा है उसका शेष का 75%, तो 80 का अगर हम 75% निकाल लेते हैं तो कितना हो जाता है 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 20 तिया 60, मतलब जो बच रहा है उसका कितना 75% निकाले तो 60 निकल रहा है, जो कि घर के खर्च में कार्य कर रही है, तो 60। तो अब यहाँ देखो बच कितना रहा हो, तो उसका सेविंग कितना हो रहा है, 100 कमा रही है, 20 इधर खर्चा की और 60 इधर खर्चा की, मतलब 80 खर्चा हो गया, तो बचा कितना 20 बचा है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 600 बचा रही है, और यही 20 का वैल्यू कितना हो गया है, कि बचा रही है कितना, हम जो नंबर माने हैं वो 20 बचा रही है, लेकिन यहाँ पे बोल रही है 20 नहीं वो 600 है, तो यही 20 का वैल्यू कितना हो गया 600। तो एक का वैल्यू पता कर लेते हैं, तो 20 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 0 0 2 तिया 6, तो एक का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब हमसे पूछा गया उसका आय, तो टोटल आय कितना है माने हम 100, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 में 3 0, 3000 रुपया इसका क्या हो जाएगा, इसका इनकम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, जब अभिषेक एक पुस्तक को 102 रुपये में बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है। यदि पुस्तक को 134.40 रुपये में बेचा जाता है तो लेन देन के परिणाम शुद्ध परिणाम क्या होगा। 102 रुपये में अगर सामान को बेचते हैं तो कितना 15% का हानि हो जा रहा है। जैसे अगर हम 100% में खरीद के लाए हैं, 15% का क्या हो जा रहा है हानि, तो बेच कितना मेरे, तो बेच रहे हैं 85% में, और यहाँ पे रुपया में कितना में बेच रहे हैं 102, मतलब 85% का वैल्यू 102 है। तो हम पहले पता कर लेते कि मेरा सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 102 का हम निकाल लेते हैं 100%, ये मेरा दिया हुआ है 85% का वैल्यू, तो 17 पचे 85, 17 छक 102, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 120, मतलब 120 रुपये मेरा क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। अब बोल रहा है कि यदि पुस्तक को हम 134.40 रुपये में बेचते हैं तो फायदा कितना होगा। तो 134.40 में बेचेंगे और हम खरीदे हैं 120 में, तो एक्स्ट्रा हमको फायदा कितना हो रहा है, ये 40
और ये 4 का 4 और ये 3 में से 2 गया तो 1, मतलब 14.40 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे होता है, तो कॉस्ट प्राइस, जो प्राइस में हम खरीद के लाते हैं उसी पे फायदा या घाटा होता है। कॉस्ट प्राइस 120 से प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 ठो जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 12 का टेबल में 144, 12 बार में, तो ये 12% का मेरा क्या हो रहा है, तो 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। तो ये आखिरी सवाल था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।